तो आज का अपना चैप्टर है फिजिक्स ऑक्सीलेशंस, क्लास 11th। आपके नीट के एक्सपेक्ट थे, जेई के लिए या आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक थ्योरेटिकल बेस्ड ज़्यादा मैं बोलूँगा इस चैप्टर को। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स या ट्रिग्नोमेट्री और थोड़ा सा विज्ञान, और ये चैप्टर आपके लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगा। आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके बेसिक्स जो हैं यहाँ पर शार्प हो जाएंगे, और एक बार बेसिक अच्छे हो गए तो फिर आप के लिए सारी चीज़ें ईजी हो गई। अच्छा, ये जो नोट्स हैं आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आपको अगर ये हैंड रिटन नोट चाहिए तो ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो शुरू करते हैं। मैं विक्की सिंह और एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो ऑसिलेशन क्या है? ऑसिलेशन एक मोशन ही है। कैसा? जैसे सब ऑसिलेशन को पढ़ने से पहले एक बार मैं पीरियोडिक मोशन आपको बता दूं क्या होता है। देखो, द मोशन विच रिपीट सेल्फ आफ्टर सम टाइम, ठीक है, जो कुछ समय के बाद खुद को दोबारा से रिपीट करे सेम टू सेम, वो पीरियोडिक मोशन है। जैसे अर्थ का सन के चारों तरफ घूमना, ठीक है। अब अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है, एक पीरियड है ना पर्टिकुलर। मान लीजिए ये अपना सन है और ये अर्थ है, तो ये मूव करती है ना। फिर इसी तरह से रिपीटेडली चलता रहता है। एक साल का सर्कल होता है, 1 ईयर का, ठीक है ना। वहीं से शुरू हुआ और वहीं जाकर खत्म हो गया, एक पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। इसी तरह से गिटार स्ट्रिंग है, जब आप इसको नीचे की तरफ करते हो फिर ये वाइब्रेट होती है, वापस ऊपर जाती है। मेन पोजीशन है, मान लो मेन पोजीशन है, यहाँ से थोड़ा नीचे जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाती है, तो ये वाइब्रेट होती है, तो एक धुन निकलती है ना। तो देखो सेम मोशन एक टाइम के बाद वो कर रही है। तो ये ज़्यादा एक अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल आपके लिए हुआ, याद रखने में आसान, ठीक है। चलो, अब ऑसिलेशन क्या है? ये जो ऑसिलेशन होता है बेटा, ये एक ऐसा मोशन है जो रिपीटेशन तो हो ही, ठीक है, लेकिन रिपीटेशन कैसी हो? बैक एंड फोर्थ। कैसी हो? बैक एंड फोर्थ। मतलब पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन है जो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद दोबारा से रिपीट होता है। लेकिन जो ऑसिलेशन है वो पीरियोडिक मोशन की तरह तो है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है, क्या? कि वो बैक एंड फोर्थ चलता है। जैसे कि मैं समझा देता हूँ। एक आपका पेंडुलम है, घड़ी का, जिसको घंटा आप बोलते हो। तो घंटा एक बार ऐसे चलता है और एक बार ऐसे चलता है। ये इसकी मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ये एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ तक जाता है और फिर वापस आता है और फिर ऐसे जाता है, फिर वापस आता है, ठीक है। एक पीरियड ऑफ टाइम तो है ही, एक पीरियड ऑफ टाइम तो है ही, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे ये सेकंड के हिसाब से चलता है, ये मोशन कर रहा है। लेकिन इसका मोशन कैसा है? आना जाना, फिर आना फिर जाना, ठीक है, समझ गए? तो रिपीटेटिव तो है, तो लेकिन आना जाना, ये डिफरेंस समझना जरूरी है, ठीक है ना, बैक एंड फोर्थ वाला, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया, जैसे कि पेंडुलम, और जो गिटार वाला एग्जांपल दिया था ना, वो एक्चुअली यही है। अब आप उसको ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे। देखो, जैसे गिटार स्ट्रिंग, ये मान लो गिटार है, थोड़ा ऐसी है बेटा ड्राइंग, ठीक है ना। तो ये गिटार की जो स्ट्रिंग होती है, अब इसमें से एक स्ट्रिंग को यहाँ पर जूम आउट कर लूँ मैं, ठीक। तो जब आप इसको नीचे की तरफ करते हो तो ये थोड़ा नीचे आ जाती है, फिर जैसे इसको छोड़ते हैं तो ये ऊपर चली जाती है, और ये वाइब्रेट करती है और आवाज़ करती है। देखो, थ्रू एंड फोर्थ हो रहा है ना, बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है एक पर्टिकुलर पीरियड में, लेकिन थ्रू एंड फोर्थ। तो ये पीरियडिक मोशन तो है, लेकिन कैसा? ऑसिलेटरी। तो पीरियडिक मोशन और ऑसिलेशन में जो है सिमिलैरिटी और डिफरेंस यही है कि पीरियडिक मोशन है जो एक टाइम पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है, जैसे कि हमारी अर्थ आ गई और टाइम पीरियड है, फिर से वो मूव करेगी, फिर वापस आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरह, लेकिन ये क्या है? पीरियडिक टेबल है जो पीरियड ऑफ टाइम में रिपीट कर रहा है खुद को। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन कैसा है? जो पीरियड ऑफ टाइम में खुद को रिपीट भी कर रहा है, लेकिन बैक एंड फोर्थ भी जा रहा है, जैसे घड़ी का घंटा या गिटार की स्ट्रिंग, ठीक है। देखो, जितने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका बेहतरीन होगा, उतनी ही अच्छी आपकी फिजिक्स हो जाएगी, ठीक है बेटा। चलो, अब टाइम पीरियड किसे बोलते हैं? खैर, इस बारे में हम बाद में बहुत बातें करने वाले हैं। फिर भी बता दूं कि बेटा टाइम पीरियड का होता है एक साइकिल। मान लो पेंडुलम की एक टोटल साइकिल है कि भाई वो एक बार इधर जाता है, फिर वापस आता है, फिर एक बार इधर जाता है, वापस आता है। तो ये टोटल जो है कंप्लीट एक साइकिल हो गई, पेंडुलम के लिए हो गई, या कोई भी एक मोशन जो हो रहा है। अर्थ की मोशन का टाइम पीरियड समझ लो, क्या है टाइम पीरियड? अपनी मेन पोजीशन से घूम के मेन पोजीशन वापस आती है, कितना टाइम लगाती है? 365 डेज लगाती है ना, प्रोबेबल। और एक साल का उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो एक साइकिल, जो भी एक साइकिल है जिसको भी आप स्टडी कर रहे हो, उसकी एक कंप्लीट साइकिल हो जाने को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। पेंडुलम में कुछ चीज़ें जरा समझ लेते हैं। जब बेटा पेंडुलम मोशन करता है तो एक्सट्रीम पोजीशन तक ऊपर जाता है, फिर वापस आता है, फिर एक्सट्रीम पोजीशन ऊपर जाता है, फिर वापस आता है। जरा इसको एक बार समझ लेते हैं, इसको जरा ध्यान से आप यहाँ से समझना। ये रहा पेंडुलम, एक बार इसका मोशन यहाँ होगा मैक्सिमम, एक बार इसका मोशन यहाँ होगा मैक्सिमम, ठीक है। तो बेटा जब ये पेंडुलम सबसे ऊपर जाएगा, टॉप में जाएगा, कभी आप झूले पे झूले हो इस तरह से, तो जब बिल्कुल आप टॉप पे चले जाते हो, जहाँ से वापस आना होता है,
तो वहां पर जाकर बेटा वेलोसिटी कुछ समय के लिए बिल्कुल रुक जाती है। तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो, मतलब काइनेटिक एनर्जी हो जाती है वहां पर जीरो, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाती है वो हो जाती है मैक्सिमम। और फिर वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और आप फिर से नीचे गिरना शुरू होते हो। और जब यहाँ पहुंचते हो तो आप बहुत तेज स्पीड में होते हो, यहाँ पर सबसे तेज स्पीड में। तो आप काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम कहाँ महसूस करोगे, मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, इससे ऊपर नहीं जा पा रहे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कुछ ना कुछ होती है, पर जीरो नहीं होती। अब सेम पोजीशन जो यहाँ पर है वही सेम पोजीशन आपको इस वाली एक्सट्रीम पोजीशन पे देखने को मिलेगी। यहाँ भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको उसमें समझा चुका हूँ। फ्रीक्वेंसी एक शब्द है जो आप वैसे भी पहले से जानते हैं 9th क्लास से, वो होता है भाई टाइम पीरियड का, बटे में डाल दो आप 1 बाय टाइम पीरियड, जो भी टाइम पीरियड है। अब टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया 1 साइकिल, जितना भी टाइम लेती है। अब 1 बाय टाइम पीरियड डाल दो तो आपको फ्रीक्वेंसी पता चल जाती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते चलोगे तो सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी बेटा। अब ये देखो ये क्या चीज़ है, जरा इस पर थोड़ा सा गौर करो आप। आपको ये जो दिखा रही है ना, ये पीरियडिक मोशन चल रहा है, ये मोशन चल रहा है। मान लीजिए कोई 0 से स्टार्ट हुआ, मोशन अपना कंप्लीट किया, फिर वापस आ गया, ठीक है। एक साइकिल है, ये क्या है बेटा, ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई। 9th क्लास में अपने इसके बारे में पढ़ा है, हमारा बेसिक हमारा तैयार है। तो उसको हम साइन से और कॉस से लेते हैं। 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर किसी पोजीशन से स्टार्ट होता है। कॉस कहाँ से शुरू होता है, 1 से, है ना। कॉस 0 डिग्री 1 और साइन 0 डिग्री इज 0, ठीक है। अब एक टाइम पीरियड जो होता है बेटा वो 2 पाई के बराबर होता है, पाई इज 180, ठीक है। तो 360 साइकिल हो गया कंप्लीट। अच्छा, अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि भैया साइन और कॉस क्यों यूज कर रहे हो आप, तो बाकी टेन क्यों नहीं यूज कर रहे, कॉसेक क्यों नहीं यूज कर रहे। तो वो इसलिए नहीं कर रहे बेटा क्योंकि उनकी वैल्यूज में इन्फिनिटी भी आता है, और इन्फिनिटी का तो कोई वैल्यू एग्जैक्ट पता ही नहीं है ना अपने को, इन्फिनिटी क्या होता है ना। तो उसके लिए हम साइन और कॉस को लेते हैं, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज हैं, ठीक है, जो भी थीटा आप लेते हो, पाई की जो वैल्यू लेते हो, उस पर कोई ना कोई एक वैल्यू है इसकी, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो। लेकिन इन्फिनिटी नहीं है, ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिसको हम कंसिडर ही नहीं कर सकते, पता ही नहीं भाई क्या वैल्यू है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, देखो हार्मोनिक मोशन तो देखो ये भी ऑसिलेशन का एक तरीका है। हार्मोनिक जो है बेटा वो कहाँ से आया है, अब मैं जरा एक बार समझा देता हूँ। हार्मोनिक जो आया वो हारमोनियम से आया है ना। हारमोनियम आपको पता है एक डिवाइस होता है, यहाँ पर ये बटन्स होते हैं और ये इस तरह से इसको चलाया जाता है और हारमोनियम में कुछ आवाज़ें, धुन निकलती है। तो धुन कैसे निकलती है बोलो, सा रे गा मा पा धा नी सा। देखो रिपीट हो गया ना, देखो सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, रिपीट हो गया। देखो तो ये हार्मोनिक मोशन देख रहे हो कहाँ से निकलता है, देखो जहाँ से शुरू हुई वेव्स, साउंड वेव्स, सेम वहीं पर जाकर अंत होती है और फिर वहीं से शुरू होती है। सा से शुरू, सा पे खत्म, और सा से फिर शुरू, फिर सा पे खत्म, ठीक है। समझ में आ गया। तो आप बोल सकते हो यस, ये तो दिखाई दे रहा है कि भाई जिस पोजीशन से स्टार्ट हुआ उस पोजीशन पर वापस जा रहा है, तो ये खुद एक टाइप ऑफ ऑसिलेशन है ना। समझ में आ गया ना। तो ऑसिलेटरी मोशन का एक टाइप है और हारमोनियम से निकला है, ठीक है ना। देखो लेकिन याद रखना बेटा, इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन इसलिए बोलते हैं जिसके अंदर बॉडी, जिसके अंदर कोई भी पार्टिकल, जिसको भी आप स्टडी कर रहे हो, वो अपनी मीन पोजीशन से एक पोजीशन आगे जा रहा है, फिर एक पोजीशन पीछे जा रहा है। लेकिन याद रखना वो स्ट्रेट लाइन में एकदम सिंपल मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। एक्स मान लो ये एक्स एक्सिस है, उस पर मोशन कर रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव एक्स और यहाँ नेगेटिव एक्स होता ही है, आपको पता ही है। तो यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया, एक सिंपल सिंगल लाइन में मोशन हो रहा है। यह है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसलिए इसका नाम है सिंपल। और हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या है, ऑसिलेशन वाले मोशन ही है, ठीक है ना। जहाँ से शुरू वहीं पे खत्म हो रहा है, सात से शुरू और सा पे खत्म हो रहा है, ठीक है ना, बात खत्म। और याद रखना ऑसिलेशन जो बहुत छोटा ऑसिलेशन होता है ना, बहुत छोटा, जिसका एम्पलीट्यूड बहुत कम हो। अच्छा, एम्पलीट्यूड एक शब्द है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ, खैर आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम कितनी रेंज आ रही है, मैक्सिमम यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड, मतलब ये जो वेव जो है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अब ये जितनी ज़्यादा ऊंची होती जाएंगी और नीचे होती जाएंगी, एम्पलीट्यूड उतना बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, एक एम्पलीफायर नाम की चीज़ सुनी ना आपने, वो यही करता है, वो आप एम्पलीफाई कर देता है आपके फ्रिक्वेंसीज को। हर्ट्स इसका यूनिट है, उसको एम्पलीफाई कर देता है, तो आपकी आवाज़ दूर तक पहुंच पाती है, मतलब वो लाउड हो जाती है। आवाज़ क्या होती है, लाउड हो जाती है ना, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। खैर छोड़ो, वो साउंड वाले चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, फिर भी थोड़ा सा मैंने एक आइडिया आपको दे दिया, ठीक। अब ये बात जो मैंने आपको पहले समझाई थी उसको एक बार लिख भी दिया है कि सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियडिक हैं। ऑसिलेशन तो भाई पीरियडिक मोशन है, लेकिन सारे पीरियडिक, जो पीरियडिक मोशन है वो ऑसिलेशन नहीं है ना, क्योंकि ऑसिलेशन क्या होता है, बैक एंड फोर्थ मोशन होता है। पीरियडिक में तो होता है लेकिन बैक एंड फोर्थ, लेकिन पीरियडिक मोशन बैक एंड फोर्थ नहीं है, वो तो भाई अर्थ है, एक जगह चली वापस ऐसे तो नहीं था कि एक साल अर्थ इस तरफ मोशन कर रही है, दूसरी साल इस तरफ से मोशन करेगी, ऐसा तो कभी नहीं होता ना, ठीक है। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, जरा इसको समझ लो बेटा। रिस्टोरिंग फोर्स का ये मतलब होता है कि
कि जो भी, मान लो फिर से मैं घंटे का एग्जांपल ले रहा हूँ। अब ये घंटा क्या हो रहा है बेटा, एक बार यहाँ एक्सट्रीम पे जा रहा है, एक बार यहाँ एक्सट्रीम पे जा रहा है, ठीक है। या मान लो बेटा ये गिटार की स्ट्रिंग, मान लो गिटार की स्ट्रिंग को जब आप नीचे की तरफ खींचते हो तो फिर वो वापस अपनी तरफ वापस जाती है ना, तो बोलोगे भैया वो तो इस वजह से जाती है ना, इलास्टिक फोर्स की वजह से जाती है। हाँ, मैं मानता हूँ बेटा इलास्टिक फोर्स की वजह से जाती है। तो जो भी फोर्स है, चाहे वो फोर्स ऑफ इलास्टिक फोर्स हो, कुछ भी फोर्स हो, बेटा रिस्टोर तो कर ही रहा है ना उसको। आपने जिस भी पोजीशन से उसको हटा दिया, इसको वापस लेकर आ रहा है ना। आप उसको चाहे काइनेटिक एनर्जी बोल लो, ग्रेविटेशन बोल लो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड बोल लो, कोई भी तरीके का फोर्स हो जो उसको अपनी मेन पोजीशन पे वापस ला रहा है ना, तो वो जो भी फोर्स है उसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। कैसा बोलते हैं बेटा? रीस्टोरिंग फोर्स। जो उसको रिस्टोर कर दे, उसको सेम पोजीशन पर वापस ले आए, वो ये अपना रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, अच्छा। तो भाई रीस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होगा भाई? जितना भी उसका डिस्प्लेसमेंट होगा उसके बराबर ही होगा, है ना। और ये नेगेटिव साइन क्यों लगा है यहाँ पे? क्योंकि भाई रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा उल्टी दिशा में काम कर रहा है ना। पॉजिटिव आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, वापस खींच लाया, कम कर दिया, तो इसलिए वो नेगेटिव आ रहा है। और ये माइनस के प्रोपोर्शनलिटी को हटाते थे कॉन्स्टेंट आता है भाई, रूल है फिजिक्स का ये। और जो ये कॉन्स्टेंट आया है माइनस में इसलिए आया है, मैंने बता दिया क्यों, रीजन मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। और याद रखना कि इसी को हम स्प्रिंग फैक्टर भी कह देते हैं, या फोर्स ऑफ मतलब फोर्स कांस्टेंट बोल देते हैं, या रिस्टोरिंग फोर्स का कांस्टेंट बोल देते हैं, जो आपका मन करे। ठीक है, स्प्रिंग क्यों बोला भाई? स्प्रिंग की तरह वापस खींच रहा है ना वापस। ठीक है, तो फोर्स को भाई हम मास इनटू एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई? माइनस के अपॉन एम, और ये एक्स। ठीक है भाई, तो और ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्प्लेसमेंट। इसका ये मतलब है भाई जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ही तेजी से वो रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा। मान लो आपका जो तार है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल लेके चलो। मान लो आपका जो तार है इस गिटार का, आपने थोड़ा सा खींच के यहाँ तक ले आए इसे, ठीक है। अच्छा, स्प्रिंग का एक ऑप्शन ले लेते हैं। मान लो ये आपकी स्प्रिंग है, ठीक है, आपने खींची और इसको इतना ले आए, यहाँ तक ले आए पहले फोर्स में, ठीक है। अब इसका जो अगला फोर्स लगेगा वो लो, वो आप इसे और आगे ले आए। मतलब याद रखना उतना ही खींचा है जहाँ तक रिस्टोर हो सके, है ना। बाकी हम वो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में इलास्टिसिटी में पढ़ चुके हैं कि भाई एक ऐसी लिमिट होती है जब वो रिस्टोर फोर्स खत्म हो जाती है, फिर वो वापस नहीं ला पाता। तुम पूरी स्प्रिंग खोल के डाल दी तो वापस नहीं आ पाओगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं इसको छोड़ूंगा और इसको छोड़ूंगा तो बताओ कौन ज्यादा तेजी से वापस आएगा? तो बोलोगे भैया ये नीचे वाला ज्यादा तेजी से वापस आएगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा दूर तक खींचा गया है, इसकी ज्यादा लिमिट एक्सटेंड, मतलब जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स। तो इसलिए तो है ना। और उतनी एक्सेलरेशन उतनी स्पीड से आएगा, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। बस यही तो बताया, और क्या है। तो इसको ज़्यादा सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है ना। फिजिक्स को बेटा इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ो। चलो भाई, अब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की हमने एक इक्वेशन निकाल ली, जो कि बाद में हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली है। तो भाई नॉर्मल इक्वेशन तो यही कहती है कि फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ठीक है, माइनस स्प्रिंग या फोर्स कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम कह सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, तो आपने लिख दिया फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। को मैं क्या बोल सकता हूँ भाई? एक्सेलरेशन इज दी वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम, यही तो बोल सकते हैं। तो डीवी बाई डी टी आप समझ जाना कि क्या है भाई। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यही होता है। और वेलोसिटी को मैं क्या बोल सकता हूँ? पर्टिकुलर स्पीड को मैं क्या बोल सकते हैं समझ लो, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो मैंने डीवी बाई डी टी लिखा, फिर डीवी की जगह मैं लिख सकता हूँ डी एक्स बाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। लिख सकता है नहीं लिख सकता? बिल्कुल, ये मेरे सामने आ गया, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो यहां से मेरे पास एक इक्वेशन आती है, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर, वो डी स्क्वायर एक्स अपन में डी टी, ठीक है, एम मल्टीप्लाई। ये इक्वेशन आती है सेकंड। और इक्वेशन फर्स्ट तो मेरे को पता ही है, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स एम, ठीक है भाई। हाँ, तो एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, के इज द कांस्टेंट, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, ये तो मेरे को पता ही है फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड को आपने सामने रख दिया, मतलब फोर्स की जगह पे ये रख दिया और सामने ये रख दिया, इस इक्वेशन में पुट कर दिया। तो मेरे पास एक फाइनल इक्वेशन निकल कर आती है, डी स्क्वायर एक्स अपन में डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू जीरो। ये ओमेगा क्या है भाई? ये ओमेगा जो है ना, ये अब जब मेरा ये मास इधर चला गया, मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया, तो के माइनस के अपॉन एम को, तो ये कांस्टेंट है ऊपर, स्प्रिंग कांस्टेंट बोल लो, ठीक है। रिस्टोरिंग जो अपना कांस्टेंट है अपॉन मास हो गया, तो इसको मैंने बोला कि टोटल एक कांस्टेंट हो गया। इसका नाम हमने क्या दे दिया? इसका नाम दे दिया ओमेगा। इस नए कांस्टेंट का नाम क्या दे दिया? ओमेगा, ठीक है। तो ये ओमेगा यहाँ से आया है, तो चिंता मत करना। अब याद रखना, ये जो इक्वेशन आपको मिल गई है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर कोई भी इक्वेशन आपको इस तरह से दिखाई दे जाए, डी स्क्वायर एक्स अपॉन बी टी एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, या तो ये या इसकी तरह कोई भी, तो वो हमारी क्या होगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन की
ही इक्वेशन होगी, या सामने आपको दिखाई दे रही है ना। चलो अब कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि एम्पलीट्यूड का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ इस वीडियो में, फिर बता देता हूँ। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, भाई अपनी मेन पोजीशन से जितना ज़्यादा आगे जाओगे वही एम्पलीट्यूड है ना। मतलब कम ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एम्पलीट्यूड, कम एम्पलीट्यूड मतलब एम्पलीट्यूड का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, अपनी मेन पोजीशन से कितना भी एम्पलीट्यूड वो हो, ठीक है। टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया, एक साइकिल कंप्लीट करने में टाइम लगता है, टाइम पीरियड है। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दिया है कि फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम पीरियड, ठीक है। और वो कैसे निकलती है कि 1 सेकंड में, ये 1 क्या है 1 सेकंड में, टोटल नंबर ऑफ साइकिल, कितनी साइकिल आप 1 सेकंड में कंप्लीट करते हो, कितनी पीरियोडिक साइकिल्स 1 सेकंड में कंप्लीट होती हैं, वो फ्रीक्वेंसी है। ऐसा यूनिट इसकी हर्ट्ज है, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, एंगुलर का मतलब है जब कोई एंगल में मूव करे, मतलब सर्कुलर मूव करे, द टोटल नंबर ऑफ एंगुलर सर्कल, मतलब अब 2 पाई क्यों आ गया भाई, 2 इंटू पाई मतलब 280 इंटू 2 इंटू 360, भाई एक सर्कल घूमते हैं तो 360 का एंगल बनता है ना, तो सर्कुलर मोशन एंगुलर मोशन हुआ, इसलिए 2 पाई रेडियन आ रहा है यहाँ पे। कंप्लीट इन 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितने एंगुलर साइकिल कंप्लीट हो रही हैं, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसका फॉर्मूला है ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई इंटू फोर्स या 2 पाई अपॉन में टी, ठीक है। अब टी मतलब टाइम पीरियड है यहाँ पे। अब फेस क्या है भाई, फेस का मतलब होता है कि अब आपको पता है भाई कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, जहाँ भी अपनी मेन पोजीशन से मूव कर रहा है, तो वो मूव करते करते मैं बोल रहा हूँ नहीं जी पर्टिकुलर इस जगह पे बताओ, ये इसकी मैक्सिमम, ये इसकी मीन वैल्यू, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन, मीन वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन, मैं कह रहा हूँ जी ये बीच में यहाँ की मेरे को पोजीशन चाहिए, ठीक है ना। यहाँ मुझे चाहिए इस जो मूव हो रहा है वे पार्टिकल, इस पार्टिकल की पोजीशन क्या है, डायरेक्शन क्या है यहाँ इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो वो निकालना होता है जी फेज। इसकी जो हमारी इक्वेशन है वो है y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। फाई क्या है, फाई का मतलब है इनिशियल फेज, शुरुआती फेज जहाँ से वो शुरू हुआ, ठीक है ना। a इज एम्पलीट्यूड, a यहाँ पर जो a है ये एम्पलीट्यूड है, याद रखना क्या है, एम्पलीट्यूड है, एक्सेलरेशन मत मान लेना, ये क्या है एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना। और y क्या है, ये है भाई पोजीशन, उस पार्टिकल की पोजीशन जो y एक्सिस पे पता चल रही है, x एक्सिस पे मूव हो रहा है, y एक्सिस पे पता चल रही है, ठीक है। और कैसे पता चल रही है ये देख लो। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अगर हम निकालें सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो ये समझ लो सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है ना। ये सर्कल है विद सेंटर O, यहाँ पर पार्टिकल मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ मूव हुआ Q पॉइंट तक मान लेते हैं। अब ये भाई ये Q पॉइंट तक जब मूव हुआ तो y पोजीशन पे, y एक्सिस पे देखते हैं ये कहाँ तक गया, तो हमने यहाँ से एक डॉटेड लाइन बनाई, तो पता चला ये y एक्सिस हुआ ना देखो, और ये x एक्सिस हुआ, समझ गए। तो ये x एक्सिस पे जो पॉइंट है ये मूव हुआ, जब ये अपना पार्टिकल Q पॉइंट तक पहुंचा तो हमने देखा कि y पोजीशन पे इसकी क्या वैल्यू है, तो हम डॉट डॉट करके 9 क्लास में करते थे ना मैथ्स में, तो ये r पॉइंट हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है y एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो भाई यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, और यहाँ पर बेटा ये एंगल तो बना ही रहा है, जब मूव कर रहा है तो जितना ही एंगल होगा उतना ये होगा थीटा, एंगुलर मोमेंटम सेम होगा। अब यहाँ 90 बन रहा है, तो भाई 90 जिसके साथ जिस पर बनता है वो बेस, जिसके साथ बनता है वो परपेंडिकुलर, और सामने वाला अपना हाइपोटेनस हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी ना। अब इसको एक अगर हम ट्राइंगल मान ले तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी या नहीं लग जाएगी, तो लगा दी अपने ने पाइथागोरस थ्योरम। तो ओ आर क्यू, अब बोलोगे साइन ही क्यों लिया भैया, तो भाई मैंने बोला ना साइन और कॉस नहीं ले सकते हैं और कोई ले नहीं सकते, तो भाई हो गया ना। अच्छा याद है आपको, नहीं याद, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट। अब साइन और कॉस का ही काम है, तो ये क्या हुआ बी बाय एच, तो बी बाय एच का मतलब क्या हुआ बेस अपॉन हाइपो, तो बेस अपॉन हाइपो, एंगुलर थीटा कितना है, तो ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है ना। फाइव मैं बता चुका हूँ क्या चीज़ें हैं। ये अपना ओ आर क्या है वाई एक्सेस, ठीक है ना, और ओ क्यू क्या है अपना ए, ठीक है। तो हमने लगा दिया यहाँ पे, और उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन निकल कर आती है, एक उधर भेज देंगे, हाँ एक को इधर से इधर भेज दिया, तो अपने पास जो इक्वेशन निकल कर आई y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये मैंने आपको शुरू में बताई दी थी फेस में, ठीक है। चलो तो बेटा बस बेसिक चीज़ है, बेसिक है और कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें बेटा हमको शुरुआत में अजीब लग सकती हैं, रटनी पड़ सकती हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एक दो बार आप देखोगे आपको याद होने लगेगा। फिजिक्स मुश्किल नहीं है, हमारा माइंडसेट ज़्यादा फिजिक्स को टफ बना देता है, एक्चुअली फिजिक्स इतना टफ नहीं है। तो बेटा अभी हमें पढ़ना है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो भैया डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन तो ये रही, हम निकाल के आए हुए हैं y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। आपको पता है भाई वेलोसिटी होती क्या है, चलो एक नॉर्मल सी बात करते हैं। व्हाट इज वेलोसिटी, आप बोलोगे भैया डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, दूरी बटे समय। तो कितनी दूरी आप तय कर रहे हो, कितने समय में तय कर रहे हो, मतलब चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम। तो मैंने डिफरेंशिएशन का यूज कर लिया, dy बाय dt। अब dt क्यों, विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैंने डेरिवेशन कर दिया। अगर आप बोलोगे भैया मुझे डिफरेंशिएशन नहीं आती,
तो मैंने बोला कि डिस्क्रिप्शन के अंदर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों के लिंक हैं। 30 मिनट का वीडियो है, वीडियो एक बार देख लेना। जितनी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तुम्हें अभी और 12th के लिए चाहिए होगी, नीट एग्जाम और के लिए चाहिए होगी, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट, और उसे देख जरूर लेना, ठीक है। जब मैंने डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट किया, मुझे वेलोसिटी मिल गई, ठीक है भाई। तो वेलोसिटी आ गई, साइन का क्या होता है भाई, कोस हो जाता है, ठीक है। बाकी रूल्स जो है तुम वीडियो में देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। कांस्टेंट जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, नॉन कांस्टेंट जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, जो भी उनका डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है भाई। तो मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू आई ओमेगा ए डॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 5। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चीज जरा यहाँ पर याद कर लो, अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो 11th क्लास में तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हो तो एक फॉर्मूला याद कर लो, या आइडेंटिटी इसे बोलते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को हम जब भी जोड़ते हैं तो वो इक्वल्स टू 1 आता है। तो यहीं से मैं कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल सकता हूँ। कोस स्क्वायर थीटा को यहीं रखूंगा, साइन उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर उधर चला जाएगा तो कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस अंडर रूट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बोल सकता हूं, और मैंने ये वैल्यू यहां पुट कर दी, ठीक है। अब ये इक्वेशन आप जरा ध्यान से देखो, आपको बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन इक्वेशन की तरह दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, सेम टू सेम। तो y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5, ठीक है। तो ये क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो यहाँ पर पूरी इक्वेशन वही है, सिर्फ स्क्वायर लगा हुआ है, सिर्फ स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर लिख दूं, इसकी जगह वाई को रख दूं, तो ये आ गया वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इसको जरा एलसीएम कर दो, क्या जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास जो एंड इक्वेशन निकल कर आती है, तो वो क्या निकल कर आती है, अच्छा ए से ए भी आपका चला गया, मतलब ए स्क्वायर है, बाहर आएगा तो ए हो जाएगा, और ए से ए अपना कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास एंड में क्या इक्वेशन कर देती है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप चाहो तो वेलोसिटी का लास्ट फॉर्मूला सीधा सीधा भी याद कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ड्राइव करने को आ जाएगा ये, पर मैंने आपको दिखा दिया कि हमने कैसे ड्राइव किया, तो कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है ये मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, ये जो डिफरेंशिएशन है, ऐसा नहीं है डिफरेंशिएशन को स्किप कर दोगे, नहीं। अगर भाई क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि डिफरेंशिएट तुम्हें करना पड़ जाए, इक्वेशन के रूप में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दे दी और वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो क्वेश्चन के अंदर, तो डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो इसलिए वो 30 मिनट का वीडियो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। हो सकता है कि तुमको एक सिंपल सा क्वेश्चन मिल जाए नीट रिलेटेड, जिसके अंदर आपको सीधा ये फॉर्मूला लगाने के बाद वैल्यूज रखकर आंसर मिल जाए, ठीक। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया जाएगा, तो आपको इक्वेशन के रूप में ही डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा, जिससे कि आपको एक्सेलरेशन या स्पीड जो है फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो आपको डिफरेंशिएशन आना जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्लीज आई रिकमेंड यू to watch that 30-minute video of integration and differentiation, which is very very important for you. इस तरह से बेटा हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, जो कि हमारा निकल कर आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ये कैसे निकाला होगा मैं आपको बता देता हूं, कि जो हमारा वेलोसिटी हमने फाइंड आउट किया था, वेलोसिटी को भी अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है ना। तो मैं वेलोसिटी का अगर डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू टी कर दूंगा, मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन जहां इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, और एक्सेलरेशन का ये है सीधा आंसर। याद रखना, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये अभी आगे आने वाली इक्वेशन जो हम निकालने वाले हैं, आगे आने वाले जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, वहां पर आपको काम आने वाला है। अब बेटा मैं फाइंड आउट करिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है पार्टिकल, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, 1/2 mv² होती है। अब भाई वेलोसिटी आप फाइंड आउट कर चुके हो, तो क्या निकल कर आई थी, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस 5, ये आई थी का स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर खोल दिया तो स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहां पर हमने सेम फॉर्मूला लगाया, पहले बताया था, फिर मतलब बता नहीं रहा हूं तो याद दिला देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहां से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, विच इज कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 इधर जाएगा तो प्लस माइनस में हो जाएगा। तो आपने यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे पुट कर दिया, कोई दिक्कत। अब ये इक्वेशन पूरी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बन गई दोबारा से, y इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से इसका एलसीएम लिया तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला गया, इक्वल्स टू आया काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। याद रखना, या तो आप बोलोगे भैया सीधा याद कर लें, बिल्कुल जी सीधा याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर याद रखना कि हमने इसको कहां से निकाला है, काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ वेलोसिटी का इक्वेशन रख दिया। तो इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी आपको याद होनी चाहिए, मैंने रख दिया, सिर्फ खोला, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज किया और काइनेटिक एनर्जी मेरे सामने आ गई ऑफ अ पार्टिकल विच इज इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसी तरह से बेटा हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की, ठीक है, जो होती है 1/2 mgh। तो ये हमारी फाइंड आउट हो गई। आप सीधा इसको याद कर लेना, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y,
ठीक है, इसको याद कर लेना। टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है उस पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को जोड़ देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दिया तो हमारे सामने क्या आया, E इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो इससे मैं क्या मान सकता हूं, इससे मेरे को समझ में आया कि जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा एम्पलीट्यूड के बराबर होती है। तो बोलेगा भैया क्या है एम्पलीट्यूड, मैं बोलूंगा यस दिस इज एम्पलीट्यूड, इसलिए मैंने अलग से दिखा रखा है। क्यों कंफ्यूजन हो जाती है भाई, ए लिखता हूं एक्सेलरेशन के लिए और ए ही लिख देता हूं एम्पलीट्यूड के लिए, तो बच्चों को कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। कई लोग बेटा एक्सेलरेशन को अल्फा लिखना लगते हैं ताकि उनको ये डिफरेंस समझ में आता रहे कि अल्फा इज एक्सेलरेशन एंड ए इज एम्पलीट्यूड। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता क्योंकि ये मुझे लगता है कि और ज्यादा कंफ्यूजन को इन्विटेशन देता है। जहां पर सच में एक्सेलरेशन होता है बच्चे वहां भी नहीं याद कर पाते। तो मैं ए को ए ही मानता हूं, लेकिन बस चीजों को आइडेंटिफाई करता चला जाता हूं कि भाई यहां पर एम्पलीट्यूड है ये, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो। और ओमेगा का जो फॉर्मूला है याद रखना, इज 2π/t। हम अपने शुरुआत में जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था वहां मैंने आपको बता दिया है, याद रखना। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी 1/t, है ना, 1/t। तो अगर मैं इसको ठीक से खोल के लिखूं तो ये यही तो है, ओमेगा इज 2π मल्टीप्लाई 1/t, तभी तो ये बना 2/1 से मल्टीप्लाई हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ ये इसकी जगह पर f, तो ये हो गया ओमेगा इज 2π फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये याद रखना, ये ओमेगा की जगह पे कभी भी इस वैल्यू का यूज किया जा सकता है। ठीक है, चलो ओके। तो यहां पर बेटा ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला भी अपने फाइंड आउट किया था ना, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। देखो अभी यूज हो जाएगा। अब ओमेगा की जगह पे मैं यहां पर लिख सकता हूँ 2π/f, ओमेगा के स्थान पे मैंने क्या लिख दिया 2π/f, f इज फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर खोल दिया तो क्या होगा 4πf स्क्वायर ए स्क्वायर 1/2 m। कोई दिक्कत, सिर्फ स्क्वायर खोल दिया, यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर को खोल दिया तो स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, अब ये देखो बेटा अब क्या होगा, अब यहाँ पर जब मैं इसको काट दूंगा तो मेरे को सामने क्या आएगा, 2 से गया 2, तो यहाँ पर आ गया 2π m f स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से भी एक चीज मेरे सामने आ रही है कि ये जो f के बराबर भी आ रहा है। ठीक है, तो याद रखना कि E जो है ये टोटल जो आपकी एनर्जी है, हाँ, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के बराबर भी है। बस ये दो चीजें बतानी थी और कुछ नहीं। ग्राफ देखो भाई पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, तो याद रखना जरा, मैं ग्राफ जो मैंने बनाया है यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी है दोनों एंड पे और ये काइनेटिक एनर्जी। अभी कैसे फाइंड आउट किया है देखो, वही आपका पेंडुलम, एक बार यहां पर जाता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक बार यहां जाता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, बीच में क्या है मीन पोजीशन। जब भाई सबसे एंड में जाता है और थोड़ी देर के लिए माइन्यूट सेकंड के लिए रुकता है तो यहाँ पर बोलते हैं भाई पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम आ गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। और यहाँ पर सेम यहीं पे भाई पोटेंशियल एनर्जी एकदम मैक्सिमम हो गई और काइनेटिक एनर्जी 0। यहाँ बीच में भाई काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू नियरली इक्वल्स टू 0। तो देखो भाई पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ देखो, इस ऊपर गए टॉप पे तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, फिर नीचे गए तो यहाँ 0 हो गई, फिर ऊपर गए तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी यहाँ 0 हो रही है बीच में। अब ये देखो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ देखो भाई, इधर गए लास्ट में एंड में मैक्सिमम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे तो भाई नेगेटिव, और फिर से जब उस तरफ चले गए तो भी भाई खत्म, मतलब पॉजिटिव है लेकिन फिर भी 0 के, लेकिन जैसे ऊपर की तरफ गए तो हम पे 0 कंसिडर हुआ। तो ये ग्राफ तो वैसे बहुत आसान है, पेंडुलम से आप इसको आराम से समझ सकते हो। चलो जी, एक और चीज देखो, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, कोई डेरिवेशन अगर इंपॉर्टेंट है तो मैं बता रहा हूं, जो नहीं है उसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब फोर्स ऑफ लॉ इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर फोर्स का लॉ निकालते हैं और उससे टाइम पीरियड भी निकल कर आ जाता है। टाइम पीरियड निकालना इज नॉट इंपॉर्टेंट, टाइम पीरियड को याद रखना इज इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है ना, फोर्स माइनस के बाय वाई निकाल चुके हैं हम, मास की जगह मास, और ये एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, जो कि एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट किया था ना अभी, याद रखो। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स या वाई की फॉर्म में ले तो वाई, जो तुम्हारा मन करे। ठीक है, तो वही मैंने यहां पर चीजें रख दी। अब इन चीजों को खोल दो, ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूं 2π/t, है ना। ठीक है, लिख दिया, उसका स्क्वायर हो गया, y से y चला गया, माइनस से माइनस चला गया, निकल कर आया k/m इक्वल्स टू 2π/t स्क्वायर। स्क्वायर उधर चला गया तो अंडर रूट k/m हो गया 2π/t। अब t को इधर ही रखना है हमको, तो पाई को उधर भेज दूं तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 अपॉन में km, मतलब ये उधर ऊपर था नीचे के डिवाइड में चला गया 1/t। अब t को अगर मैं सीधा कर दूं तो सब कुछ फ्लिप हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t इक्वल्स टू 2π k/m, वो सॉरी m/k, उल्टा कर दिया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। सीधा सीधा याद कर लोगे तो अच्छा है, अब कहां जाकर तुम इसको ड्राइव करने लगोगे वहां पे, पर मैंने आपको बता दिया ड्राइव कैसे हुआ है। चलो भाई, अब जरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ लेते हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये नीट का भी फेवरेट टॉपिक जरूर रहा है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं
अपने स्कूल एग्जाम्स के अंदर, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या है भाई, जब एक सॉलिड स्ट्रक्चर हो कोई ऊपर एकदम सॉलिड जो हिले ना, रिजिड, वहां से कोई ऐसा तार बांधा जाए जो भैया ज्यादा खींचे ना खींचने वाला, एक नॉर्मल तार जो टूटे ना खींचे ना, जिसकी लेंथ उतनी ही बरकरार रहे, पर कोई भार वजन बॉब टांग दिया जाए, वो हो गया हमारा सिंपल पेंडुलम। घंटा हो गया, इसको बोलते हैं घंटा। ठीक है बेटा, अब ये घड़ियों में आपने ज्यादा देखा होगा। अब ये शुरू से पढ़ते आए हैं, जहां से हमने ये चैप्टर शुरू किया है, घंटा तो हमारे साथ ही है। अब इस घंटे को जब इधर जाते हैं तो ये मीन पोजीशन से कहां जाता है, मैक्सिमम पोजीशन, फिर इस तरफ मैक्सिमम पोजीशन की तरफ जाता है और वापस आ जाता है। ठीक है, ये हमारा हार्मोनिक मोशन दिखा रहा है, थ्रू एंड फ्रो वाला SHM दिखा रहा है। ठीक है, अब देखो बेटा जरा, जब ये यहाँ पर इस तरफ जाता है तो उसका कोई वजन है mg। आपको पता है कि भाई जब ये पेंडुलम उस तरफ जाता है किसी फोर्स की वजह से, ये वापस आता है तो रिस्टोरिंग फोर्स से अपनी तरफ खींचता है ताकि ये मिड पे वापस आ जाए, ये वापस आना चाहता है। ठीक है, तो फोर्स बेटा दो डायरेक्शन लगती है, एक होती है कॉस दूसरी तरफ और एक साइन। तो बेटा साइन जो अपनी डायरेक्शन, इस तरफ की डायरेक्शन है जो फोर्स है, ये साइन जो है इसको अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट को मैंने y कंसीडर कर लिया, इस बॉब की लेंथ को मैंने l कंसीडर कर लिया। और याद रखना बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि भाई वो बढ़ी हुई डायरेक्शन को क्या कर रहा है, घटा रहा है। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स को इसलिए मैं माइनस में कंसीडर करता हूं और साइन थीटा वाला लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गई ना? अब मैं मान के चलता हूं कि भाई बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो एंगल क्या है, बहुत कम है, तो मैं मान लेता हूं भाई साइन थीटा की वैल्यू ना के बराबर ही है, तो ये हो गया F - mg ओनली थीटा। फोर्स की एक डेफिनेशन मुझे पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन भी होती है। इन दोनों को कंपेयर करने पर मुझे आया मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू -mg थीटा। ठीक है, अब जिससे जो चीजें कटनी थी मास से आपका मास चला गया, तो a इक्वल्स टू -g और y/l। अब ये y/l क्यों आ गया? क्योंकि एंगल होता है भाई आर्क बाय रेडियस, इसको याद रख लेना, अगर नहीं पता तो याद रखना, आर्क बाय रेडियस। एंड व्हाट इज आर्क? आर्क इज दिस। आर्क क्या होती है भाई, जब तुम प्रकार लगा के ऐसे खींचते हो तो आर्क है ना, हाँ तो आर्क बनती है ना। तो आर्क क्या है y, आर्क क्या है y और लेंथ क्या है l। ठीक है, तो रेडियस क्या है l। और रेडियस कैसे पता चला भाई, अगर इस पेंडुलम को मैं पूरा घुमा दूं तो एक सर्कल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? हाँ ठीक है, तो y/l हो गया। ठीक है, -g। तो एंड में सिर्फ एक फॉर्मूला निकल के आना होता है, या तो आप सीधा याद कर लो इसे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो भाई देख लो। अब भाई फोर्स का फॉर्मूला है -ω² y, सॉरी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, सॉरी एक्सेलरेशन ए था ना यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला -ω² a वो y, ये हमने शुरू में याद कर लिया था। एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सामने आया -g y/l, y से y चला गया है ना, माइनस से माइनस चला गया, तो यहाँ पर बचा ω² g/l। ओमेगा होता है 2/t, 2π/t का स्क्वायर g/l, स्क्वायर उधर चला गया तो हो गया हमारा √, अब पाई उधर चला जाएगा, तो ये इसको ऊपर घुमा दूं सीधा करने के लिए, तो आंसर आ जाए t = 2πl/g। बात खत्म। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज नॉट टोटली डिपेंडेंट अपॉन मास। मतलब पेंडुलम का जो भी वेट हो ये उस पर डिपेंड करता ही नहीं है, ये उस पर डिपेंड नहीं करता है। चलो भाई, अभी एक चीज और पढ़ रहे, सेकंड पेंडुलम क्या है। कोई पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड, मतलब घूमने का टाइम पीरियड, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, फिर वापस आ गया, जो एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकंड का है। कितना है? 2 सेकंड का है। टाइम इज 2t, टाइम इज 2t, वो होता है भाई सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो बस इस पूरे के पूरे ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। इसके अंदर भाई टाइम की जगह में t को 2 कंसिडर कर लूंगा, 2 सेकंड, और ग्रेविटी हमारी 9.8 है कंसिडर कर ली। सिर्फ और सिर्फ बेटा लेंथ जो है इस फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है वैल्यूज, तो मेरे को लेंथ निकल कर आती है 1 मीटर के आसपास। तो बस सेकंड पेंडुलम इज दिस। ओके, कुछ लॉज हैं भाई वो पढ़ लो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम के कुछ लॉ हैं। लॉ ऑफ आइसोकोलिज्म, इसका मतलब है भाई कि अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ, जो धागे की लेंथ है वो चेंज ना हो, ग्रेविटी में कोई फर्क ना आए, तो याद रखना उस पेंडुलम के घूमने के टाइम पीरियड में कोई भी कमी या बढ़ोतरी नहीं होगी। तो हम बोलेंगे जी बिल्कुल सीधी सी बात है, ना तो आपकी डोरी लंबी हो रही है, ना तो आपकी डोरी लंबी हो रही है, ना उसका वजन बढ़ रहा है, ना ग्रेविटी में कोई दिक्कत आ रही है, तो क्यों टाइम पीरियड में फर्क आने लगेगा? बस यही है लॉ ऑफ लेंथ। अगर मैं एक पेंडुलम लटका रखा है और उसकी लंबाई बढ़ा दूं तो इसके टाइम पीरियड पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बिल्कुल। आप बोलोगे जी ये तो जल्दी जल्दी घूम रहा होगा, लेकिन ये देर में घूमेगा। जितनी ज्यादा लंबी होगी रस्सी उतना ज्यादा स्लो मूव करेगा ना वेलोसिटी पे, और टाइम पीरियड बढ़ जाएगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा ना, तो लेंथ बढ़ जाएगी। तो लेंथ क्या होती है भाई? टाइम पीरियड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसका रूट, याद रखना। लॉ ऑफ मास, वो कहता है भाई नीचे इसके कितना ही वजन लटका दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, तो याद रखना भाई एक्सेलरेशन तो चीजों पे डिपेंड करता है।
ठीक है ना। और किस पर डिपेंड करता है, 1/√g। जी इज दी एक्सेलरेशन ड्यू टू, हाँ ग्रेविटी पे डिपेंड करता है भाई। तो ये तो सिंपल सी चीजें हैं जो आपको वैसे भी याद रहेंगी, सिंपल फिजिक्स है ये तो, है ना। कोई हाई फाई फिजिक्स तो है नहीं जो इसको याद करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। फ्री वाइब्रेशन क्या है? इस फ्री वाइब्रेशन का मतलब होता है जब आप किसी चीज को खींच के छोड़ देते हो तो वो कुछ देर के लिए अपनी मेन पोजीशन पे आने से पहले वाइब्रेट करती है। जैसे आपने गिटार का तार खींचा और छोड़ दिया, स्प्रिंग को खींचा और छोड़ दिया, है ना, एक रबड़ बैंड को खींचा और छोड़ दिया, तो वो थोड़ा सा करती है और फिर रुक जाती है, वो होता है वाइब्रेशन। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, इसी के अंदर एक टर्म आती है भाई, डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन का क्या मतलब है भाई? जब कोई वाइब्रेशन ऐसी हो कि शुरू हो और धीरे धीरे खत्म हो जाए। जैसे कि आपने गिटार की तार को खींच के छोड़ दिया तो वाइब्रेट करके वो धीरे धीरे रुक जाती है ना। आपके हाथ से कोई बर्तन गिरा, गिलास गिरा, ठन 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 ठन, शांत हो गया, रुक गई वाइब्रेशन, रुक गई ना। तो जब बेटा वो एम्पलीट्यूड धीरे 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 शांत हो जाए टाइम पीरियड के साथ में, तो वो डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाता है। ठीक है, या फ्री वाइब्रेशन भी कहलाता है। अब फ्री वाइब्रेशन क्यों कहलाता है? क्योंकि किसी एक्सटर्नल फोर्स से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसको लगातार वाइब्रेट करा रही हो, जो उसको वाइब्रेट कराती रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब ऑसिलेशन इन लिक्विड कॉल्यूम। अब ये लिक्विड कॉल्यूम क्या है भाई? ये मान लो एक लिक्विड की आपके पास कॉलम है, गोल घुमा हुआ, उसमें पानी है। अब पानी नॉर्मल कंडीशन में तो ऐसे रहेगा इसमें, लेकिन अब मान लो किसी भी तरीके से आपने फूक वूक मारिया, ऊपर से खींच लिया पानी, पानी थोड़ा उठ गया। अब छोड़ दोगे तो क्या होगा? थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर धीरे धीरे आकर इस कंडीशन में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो वाइब्रेट तो करेगा ना। वाइब्रेट तो करेगा ना। तो अपनी जो नॉर्मल पोजीशन तो ये है ना। अब ऊपर चला गया तो उतनी पोजीशन यहां चेंज हुई, फिर जब छोड़ोगे तो थोड़ा सा और उछलेगा। यूं तो है नहीं, यहीं तक पहुंचेगा नहीं, ऊपर उछलेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर उछलेगा, फिर नीचे जाके नॉर्मल यहां पर सेट होगा। मतलब टोटल ये अगर इस डिस्प्लेसमेंट को वाई मान लो, जो कि जितना ही ऊपर चला गया है, फिर जब सीधा आने के लिए होगा तो इतना और कवर करेगा और फिर आकर नॉर्मल ऐसा हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बस ये होता है ऑसिलेशन इन लिक्विड कॉल्यूम। याद कर लो भाई इसका फॉर्मूला फोर्स का। ठीक है, बस। अच्छा, रॉ समझ लेना क्या है। रॉ इज द डेंसिटी, जी क्या है? ग्रेविटी। ठीक है, बस। चलो भाई, अब टाइम पीरियड निकालना हो इसी का, तो इसका टाइम पीरियड होता है 2πL/2g। बस कुछ नहीं है, सेम फॉर्मूला है, बस 2.3 है। अब एक लास्ट समझ लो, लास्ट है ऑसिलेशन ऑफ फ्लोटिंग सिलेंडर। इसका क्या मतलब है भाई? एक खाली कनस्तर है, खाली सिलेंडर है, ठीक है। या कई बार क्या होता है कि बहरी होती है, आपने क्या किया, आपने मस्ती में आप नहा रहे हो, एक बहता हुआ सिलेंडर आपके पास आया, कनस्तर आपके पास आया खाली, आपने ऐसे डुबो दिया फोर्स लगा के, उसको ऊपर से जान लगा के इसको अंदर घुसेड़ दिया। जब तक तो ये पानी के इतने ऊपर था देखो, लेकिन और घुसा दिया आपने अंदर, और ज्यादा घुसा दिया। हाँ, आपने अंदर, ठीक है बेटा। तो फोर्स लगा के आपने इस डब्बे को क्या किया? डुबो दिया। अब जो लेंथ थी, लेंथ बढ़ गई ना, मान लेता हूं इतनी लेंथ और अंदर घुस गई, देखो तो L+y लेंथ बोल दी। y लेंथ जो एक्स्ट्रा लेंथ अंदर गया है, कुछ लेंथ तो इसकी टोटल वैसे भी थी अंदर, टोटल इसकी हाइट है h, वो भी तो उतनी की रहेगी, लेकिन अभी थोड़ा और ज्यादा डूब गया। कितना डूब गया बोलूंगा जी? y और डूब गया अंदर। ठीक है, रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब जैसे इस डब्बे के ऊपर से आप अपना हाथ हटाओगे तो क्या होगा? वापस ऊपर आएगा, नहीं आएगा? और फिर थोड़ी देर पानी में हिलेगा, तो ऑसिलेशन करेगा, नहीं करेगा? वाइब्रेशन कर रहा है, नहीं कर रहा? कर रहा है ना, बस। और ये याद रखो। अच्छा, मैंने तो ऊपर से नीचे धक्का दे दिया, ये कौन है जो उसको ऊपर वापस भेज रहा है? भाई थ्रस्ट है पानी का। कौन है? पानी का थ्रस्ट है ना। हाँ, बायोन्सी फोर्स। ठीक है भाई। हाँ, तो इसलिए फोर्स नेट क्या होगा? बायोन्सी फोर्स माइनस mg। बस अब खत्म हो गया। बायोन्सी फोर्स और mg कर दो। लास्ट का फॉर्मूला जो निकल कर आएगा, एफ नेट फोर्स निकल कर आया -ky। के की वैल्यू मैंने आपको बता दी है, यहाँ पर दिखा दिया। उसका टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, याद रखो, इज 2πL/g। सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है जी। चलो जी, इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है खत्म। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर दो, जो करना है कर दो। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए रिटर्न फॉर्म में तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सबको ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। वहां पर लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मिलता हूँ अगली वीडियो में।